नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइंस टेक बाय गौरव गजरा के अंदर। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 1 के बारे में कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है वह पदार्थ कहलाता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका आयतन होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ को आप जानने के लिए, जैसे आपने कोई मान लो कुर्सी देखी हो, कोई टेबल देखा हो, अपने आसपास आप जिस डेस्क पे बैठे हो या आप जिस चेयर पे बैठे हो, तो वो क्या है? पदार्थ है। तो उसके बाद आपने आसपास बहुत सारे ऐसे पदार्थ देखे होंगे जिन्होंने स्थान घेर रखा हो और उनका कुछ द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी उन पर कुछ उनका कुछ भार है, और आयतन यानी उन्होंने कुछ एरिया जो है, वॉल्यूम जो है, वो क्या कर रखा है? घेर रखा है। ठीक है ना, वॉल्यूम क्या कर रखा है बेटा? घेर रखा है। तो उसे हम पदार्थ कहेंगे। अब पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है? पदार्थ की अवस्थाएं होती है 3: ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और जो इसकी 5वीं अवस्था है वो है बीईसी। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था है बीईसी। ठोस वो होते हैं जिसके कण पास पास होते हैं। ठीक है ना, कण क्या होते हैं? पास पास। द्रव वो होते हैं जिनके कण ठोसों की तुलना में थोड़े से क्या होते हैं बेटा? दूर होते हैं। और गैस क्या होती है? गैस के कण जो होते हैं बेटा, वो ठोसों और द्रवों की तुलना में बहुत ज्यादा क्या होते हैं? दूर होते हैं। प्लाज्मा यानी सूर्य के अंदर जो रोशनी उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है? प्लाज्मा के कारण होती है। सूर्य या जो भी तारे हमारे आसपास पाए जाते हैं उनके अंदर जो इतनी तीव्र ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है उसका कारण है प्लाज्मा। और बीईसी क्या है? बहुत कम टेम्परेचर पर, बहुत कम टेम्परेचर पर, है ना, गैस को आयनित किया जाता है। गैस को क्या किया जाता है? आयनित किया जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? बीईसी कहेंगे। ठीक है ना। बोस, इसमें हम देखो यह दोनों का मिक्सचर है। इसमें बोस सत्येंद्र नाथ और आइंस्टाइन आइंस्टीन दोनों ही क्या करते हैं बताओ? दोनों का ये संयुग्मित रूप है ना, कंडस्टेंट, यानी कि उसको क्या करते हैं? बहुत ही ज्यादा कंडस्टेंट करते हैं। तो इसे कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडस्टेंट। अब ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कोई भी ठोस चीज, जैसे मान लो किसी पत्थर को अगर आपने कभी दबाया हो तो वो दबता नहीं है, उसे हम दबा नहीं सकते। उसके बाद बात करेंगे द्रव को। द्रव को भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता। विशेष परिस्थितियों की अलग बात है, लेकिन द्रव को सामान्य रूप में संपीड़ित नहीं किया जा सकता। उसके बाद बात करेंगे गैस की। गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। ठोस का आकार निश्चित होता है बेटा। ठोस का आकार जो है वो निश्चित होता है। द्रव का आकार भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। द्रव का आकार जो है वो अनिश्चित होता है। गैस का आकार अनिश्चित होता है। और इसके बाद बात करेंगे घनत्व की। ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। द्रव का घनत्व ठोसों की तुलना में कम होता है, और गैस का घनत्व द्रव और ठोस की तुलना में बिल्कुल कम होता है। ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता, द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है, और गैसों में भी बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो हम इस लेसन के अंदर ठोस, द्रव और गैस के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मान लो ये 3 अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव और गैस। यानी कि हमने ठोस को ताप दिया तो किस में बदल गया? द्रव में। द्रव को अगर हम ताप देंगे तो किस में बदल जाएगा? गैस में।
ठीक है। अब देखो ताप देने पर इन दोनों के अंदर अवस्था परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ठोस से द्रव में बदल रहे हैं और द्रव से किस में बदल रहे हैं, गैस में बदल रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे कि गैस से द्रव बनने के लिए हमें इसे ठंडा करना पड़ेगा या इसका हिमीकरण करना पड़ेगा, हिमीकरण करना पड़ेगा। और द्रव से वापस ठोस बनाने के लिए हमें इसे फिर से क्या करना पड़ेगा, इसके ताप को कम करना पड़ेगा और इसे ठंडा या जमना या हिमीकरण या हिमीकरण करना पड़ेगा। अब ठोस से सीधा गैस बन रहा है, ठोस से अगर क्या बन रहा है दोस्तों, सीधा गैस बन रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। अब ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे इसके अब दो एग्जांपल हैं, एक तो कपूर और दूसरा नेफेथलीन की गोली। नेफेथलीन की गोलियां, कपूर को रखा रहने देने पर या मान लो कपूर को हम लंबे समय तक प्रयोग ना करें तो देखा होगा उसकी टिक्की बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। नेफेथलीन की गोलियां जैसे कि हम कपड़ों के अंदर या कोई खाद्य सामग्री है बोरियों के अंदर भरी जाती है तो उनके आसपास नेफेथलीन की गोलियां रखी जाती हैं। अब नेफेथलीन की जो गोलियां हैं वो आपको बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधा किस में परिवर्तित हो जाती है, गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जो ये पदार्थ सीधा गैस में परिवर्तित होते हैं इनको कहा जाता है ऊर्ध्वपातज, है ना, इनको कहा जाता है ऊर्ध्वपातज, इनको ऊर्ध्वपातज कहा जाता है। ठीक है, तो बहने का गुण पाया जाता है इनमें, ठीक है, द्रवों के अंदर, और ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ठोस को अगर ताप देंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा और द्रव को अगर ताप देंगे तो किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। उसके बाद बात करेंगे क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं, क्वथनांक और गलनांक बेटा क्या होते हैं। क्वथनांक वो होता है, मान लो कोई ऐसा द्रव जिसको उबालने के लिए, इसको उबालने के लिए या गर्म करने के लिए एक टेम्परेचर देना पड़ता है ना, एक फिक्स टेम्परेचर देना पड़ता है, उस टेम्परेचर से कम पे वह उबलता नहीं है। तो किसी भी द्रव को उबालने के लिए जो न्यूनतम ताप दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। इसे बॉइलिंग पॉइंट यानी बीपी बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। और गलना क्या होता है, किसी पदार्थ को, किसी ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए, किसी ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए जो टेम्परेचर दिया जाता है उसे गलनांक कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे वाटर का जो क्वथनांक है यानी कि जल का जो क्वथनांक है वो क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो जल को 100 डिग्री पर हम क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। अगर जल में हम कुछ अशुद्ध चीजें मिला दें या कोई ठोस बना दें यानी कि आयनिक ठोस हम उसके अंदर क्या कर दें, मिक्स कर दें, तो जल का क्वथनांक जो है वो बेटा बढ़ जाता है। ठीक है, पदार्थ के ये वाले गुण आपने बात की थी, पदार्थ स्थान घेरता है, पदार्थ का द्रव्यमान होता है, पदार्थ में आयतन होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की क्वथनांक क्या होता है और गलनांक क्या होता है। देखो दोस्तों मैंने आपको ये ज्यादा डिटेल में नहीं करवाया, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट टाइप में इसको समझाया है ताकि आप इसे जल्दी से बिना थ्योरी के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से इसको समझ सकें, जो करेक्ट फॉर्म जो है इसकी वो आप समझ सकें। ठीक है, कई बार क्या होता है हम थ्योरी पढ़ने के चक्कर में ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जो हमें सही बात लिखनी है वो हमें समझ में आती नहीं है। तो हमने इसको बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ा है। तो ये अपना जो चैप्टर है पहला, ठोस द्रव और गैस। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जैसे कि हमें इत्र की गंध दूर तक आ जाती है, बताओ क्या कारण है। तो ध्यान रखना इत्र के जो कण होते हैं वो वायु के अंदर क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं, जिससे दूर बैठे व्यक्ति को भी क्या आ जाती है, इत्र की गंध आ जाती है। इसके अलावा बात करेगा कि लोहे की अलमारी जो है वो कमरे के ताप पर क्या है, ठोस है। तो ठोस क्यों है, रीजन क्या है उसका, तो ठोस होने का कारण क्या है कि उसका जो गलनांक है बेटा वो बहुत ज्यादा क्या है, अधिक है, वो बहुत ज्यादा क्या है,
अधिक है। अगर उसका गलनांक अधिक होगा तो कमरे के ताप पर पिघलेगी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उसके बाद बात करेगा कि 0 डिग्री, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर जल की अवस्थाएं बताओ कि जल की भौतिक अवस्थाएं क्या क्या होती है। तो 0 डिग्री पर जल जो होता है ठोस यानी बर्फ के रूप में, और 25 डिग्री पर द्रव और 100 डिग्री पर गैस। द्रव तो हमने मान लिया जल, और गैस क्या होता है, वाष्प या भाप, वाष्प या भाप होता है। ठीक है, तो ये हमने अभी पढ़ा था। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण क्या होता है। देखो वाष्पीकरण, वाष्पीकरण क्या होता है। अब कहता है क्वथनांक से कम तापमान, क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव अवस्था का, द्रव अवस्था का गैस अवस्था में, गैस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। यानी कि जितना इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है ना, यानी कि इसको हम जितने टेम्परेचर पर उबालते हैं उससे कम तापमान पे, आपने देखा होगा कि हमने मान लो हमारा कहीं पे एक पानी का गिलास हमने गिरा दिया होता है, तो उसके बाद क्या होता है बताओ, कि वो पानी का गिलास क्या सदा के लिए वहीं पे पड़ा रहता है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। वो धीरे धीरे क्या करता है, वाष्पित हो जाता है। यानी कि उसके सबसे पहले नीचे वाले कण होते हैं वो एनर्जी ऊपर वाले कण को देते हैं, और ऊपर वाले जो कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा जो होती है बेटा वो अधिक हो जाती है, जिसके कारण होता क्या है कि वो क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण को कौन कौन से हैं? 3 कारक हैं। एक तो वायु की गति, और उसके बाद बात करते हैं आर्द्रता की, वायु की गति, आर्द्रता, और इसके बाद बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि वायु की गति अगर अधिक है बेटा, वायु की गति अधिक है तो वाष्पीकरण, है ना, वाष्पीकरण भी क्या होगा, अधिक होगा। वाष्पीकरण भी क्या होगा, अधिक होगा। आर्द्रता अगर वातावरण में अधिक है तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। वाष्पीकरण क्या होगा, वाष्पीकरण कम होगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर अधिक है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। यानी कि जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आई बेटा आपको? तो ये वाष्पीकरण है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और धन्यवाद साथियों।